चलिए, तो कोई डाउट नहीं है, तो हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर, दैट इज द चैप्टर 5, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर 5, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर 8 क्यों? देखो, मैं अपने उसके अकॉर्डिंग चलूंगा, सीनियर के अकॉर्डिंग। आपके टीचर ने चैप्टर 8 पहले क्यों करवाया है उसका कारण वो जानते हैं, बट आई नेवर। आप प्रीवियस ईयर के नोट्स उठा के देख लेना, चैप्टर 8 में इतनी जल्दी नहीं करवाता। आई नीड सम काइंड ऑफ एफर्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। चैप्टर 8 को समझने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो अभी थोड़ी देर बाद, तो पहले अपन दूसरे चैप्टर्स करेंगे, ठीक है। तो आपके टीचर ने चैप्टर 8 क्यों उठाया वो मैं नहीं जानता, वो वही जानते हैं। तो आप उन्हीं से पूछो कि इतना अर्ली स्टेज पर चैप्टर 8 उठाने की कहाँ जरूरत आ रही थी। वी हैव सम इजी चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले उन पे कमांड बनाए, देन पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा, है ना। चैप्टर 8 इज अ न्यू चैप्टर फॉर यू, मतलब उसकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत न्यू हैं आप लोगों के लिए। तो उस चीज़ को समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए कि आप लोग उसको अच्छे से समझ सको, ठीक है। तो मेरा पैटर्न है इजी टू हार्ड। मैं हार्ड टू इजी नहीं चल सकता कि पहले हार्ड करवाऊं फिर इजी चलूं। पहले हार्ड करवाने लगा तो आपका कॉन्फिडेंस ही गिर जाएगा। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि चैप्टर 8 बहुत हार्ड है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि इसे समझने के लिए जितनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो एक बार आ जाए, देन वी विल स्टार्ट द चैप्टर 8, ठीक है। सो चैप्टर 5 इज हियर, दैट इज व्हाट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, देन यू विल गेन कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ने जा रहे हैं। सपोज करो किसी क्लासरूम में टोटल 32 स्टूडेंट्स है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 32 स्टूडेंट्स है, ठीक है। एंड दे डिसाइड टू डू ए पार्टी, वो एक पार्टी करने का डिसाइड करते हैं, ठीक है, विद द कॉन्ट्रीब्यूशन, है ना। अब कॉन्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न उन्होंने फॉलो किया वो क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। उन्होंने डिसाइड किया कि रैंडम डे पर किसी दिन जो फर्स्ट रो में फर्स्ट स्टूडेंट बैठा है ना, देन ही हैज टू पे ₹5 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन। सेकंड जो है ही मस्ट गिव 12, नेक्स्ट वन शुड गिव 19, नेक्स्ट वन शुड गिव 26। ऐसे करते 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 सबको कंट्रीब्यूट करना, ठीक है। इस तरह से सब कंट्रीब्यूट करेंगे और उस कंट्रीब्यूशन से जो भी अमाउंट आएगा उसको यूज करके एक पार्टी की जाएगी, है ना, एक सेलिब्रेशन किया जाएगा। तो यहां पर दो क्वेश्चन मेरे यहां आपसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा ये बनता है कि जो लास्ट स्टूडेंट होगा इस दिन, जो लास्ट स्टूडेंट बैठा होगा, पहली बात तो उसे कितना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि हाउ मच कंट्रीब्यूशन ही हैज टू गिव, ठीक है, लास्ट स्टूडेंट को। और दूसरी बात, इस तरह के कंट्रीब्यूशन करने से टोटल कितना अमाउंट रेज होगा जिसको यूज करके पार्टी की जाएगी। ये दो क्वेश्चन हमारे लिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्टी करनी है तो डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन सबको करना पड़ेगा, मानते हो इस चीज को, ठीक है। दूसरी बात, अमाउंट का पता होना चाहिए, आउट ऑफ द बजट नहीं जा सकते। एक्स्ट्रा पैसा लगा तो कौन देगा, ठीक है, सर तो नहीं देने वाले, सर तो पार्टी नहीं है पार्टी के, ये तो आप लोग की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो वो अमाउंट कलेक्ट करने के लिए एक थीम बनाई गई, और थीम क्या बनाई गई है कि फर्स्ट रो में फर्स्ट सीट पर बैठने वाला स्टूडेंट जो है वो ₹5 देगा, नेक्स्ट ₹12 देंगे, नेक्स्ट 19, नेक्स्ट 26 एंड सो ऑन। तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी यहां पर, एक पैटर्न में अमाउंट जो है कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। क्या पैटर्न है? 7 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, मतलब नेक्स्ट कैंडिडेट जो है ₹7 मोर कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये बात आपने पकड़ ली, दैट इज गुड, अच्छी बात है ना। अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या बता सकते हो कि उस क्लास का सबसे लास्ट स्टूडेंट कितना कंट्रीब्यूट करेगा? क्या आप ये मुझे बता सकते हो? और अगर इसे कैलकुलेट करना पड़ा तो कैसे कैलकुलेट करें? एक एक करके, जैसे 26 के बाद में क्या 33, 33 के बाद में क्या
40 के बाद में क्या 47, ऐसे करते करते कैलकुलेट करेंगे तो हम बता सकते हैं कि लास्ट स्टूडेंट कितना कंट्रीब्यूट करेगा। ये एक तरीका है हमारे पास में। दूसरा, अगर हमें इन सबका टोटल कंट्रीब्यूशन जानना हो तो क्या तरीका है, इन सबको ऐड करो, है ना, मैनुअली ऐड जैसे करते हैं आप तक वैसे करना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर ये चैप्टर जो है हमें बहुत इजी वे में दे देगा। सो जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का यूज करके हम इन दो क्वेश्चंस जो मैंने आपसे पूछे हैं, जो बहुत टाइम ले रहे हैं आंसर करने में, उन क्वेश्चंस का आंसर हम बहुत इजीली कर पाएंगे आफ्टर द एंड ऑफ द चैप्टर। और नॉट ओनली आफ्टर द एंड, बीच में ही आप कर पाओगे, ये मैं कहता हूँ। आप अगर इस क्वेश्चन को याद रखना कि क्या क्वेश्चन मैंने इनिशिएट किया था, डेफिनेटली यू विल गेन कि इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इसके अंदर अपन यूज कर रहे हैं। तो क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको समझते हैं। पहली बात, इसमें एक वर्ड आ रहा है बेटा प्रोग्रेशन, उसको समझते हैं अपन। व्हाट इज द प्रोग्रेशन? प्रोग्रेशन इज द सीक्वेंस ऑफ सम नंबर्स, सम और इनफाइनाइट नंबर्स विच फॉलो अ पैटर्न। नंबर्स का एक ऐसा सीक्वेंस जो किसी पैटर्न को फॉलो करता है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रोग्रेशन कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे 7, 10, 13, 16, 19 एंड सो ऑन, 5, 10, 20, 40, 80 एंड सो ऑन, 2, 4, 8, 16, या चलो एक काम करते हैं, 2, 3, 5, 8, 12 एंड सो ऑन। ये कुछ मैंने आपके सामने लिस्टिंग की है सीक्वेंसेस की। कुछ नंबर को सीक्वेंस फॉर्म में लिखा है, ठीक है, एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखा है। हमें देखना है कि क्या ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो पैटर्न क्या है। जैसे पहला सीक्वेंस देखिए आप, 7, 10, 13, 16, 19, क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? 3 ऐड होते जा रहे हैं। हर नंबर जो नेक्स्ट नंबर है वो प्रीवियस नंबर में 3 ऐड करके मिल रहा है। यू कैन सी हियर इजिली, है ना, ये मिला +3 करके, ये मिला +3 करके, इस तरह से +3 करते करते हमारे पास नेक्स्ट नंबर आते जा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब है इस सीक्वेंस में हम क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? +3 का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। क्या आप इसमें कैच कर सकते हो कि क्या कर रहे हैं हम लोग? बताओ। इंटू 2 कर रहे हैं अपन, मल्टीप्लाई विथ 2। 5 इंटू 2 दैट इज 10, 10 इंटू 2 दैट इज 20, 20 इंटू 2 दैट इज 40, 40 इंटू 2 दैट इज 80। और इन पैटर्न का यूज करके हम नेक्स्ट नंबर भी बता सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन, इस पहले वाले सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 22। उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 25। इजीली बता, क्योंकि पैटर्न पता चल गया तो नंबर इजीली बता सकते हैं। इस केस में नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 160। उसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 320, है ना। नेक्स्ट इस पैटर्न को कैच करो। जो डिफरेंस है वो 1 by 1 इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे हम देखे तो, है ना। जैसे ये डिफरेंस है 1 का, देन डिफरेंस 2, देन डिफरेंस 3, देन डिफरेंस 4, उसके बाद में 5 का डिफरेंस आएगा तो क्या लिखेंगे? 17, 17 के बाद 6 का डिफरेंस 23। इस तरह से हम देख सकते हैं, है ना। तो डिफरेंस इज इंक्रीजिंग बाय 1, इंक्रीजिंग बाय 1। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये जो सीक्वेंसेस लिखे गए हैं ये स्पेशल सीक्वेंसेस हैं, क्योंकि इनमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। और ऐसे ही सीक्वेंसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन कहा करते हैं, ठीक है। ओनली प्रोग्रेशन की बात चल रही है अभी। ऐसे सीक्वेंसेस जो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करते हैं और उन पैटर्न को फॉलो करके हम नेक्स्ट नंबर्स भी बता सकते हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रोग्रेशन कहेंगे। लेकिन हमारा मेन टॉपिक है दैट इज व्हाट? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन कई टाइप के होते हैं, इनमें एक टाइप है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं वो समझाता हूं मैं आपको। ऐसे प्रोग्रेशन जिनमें कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। द डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म, कॉन्सेक्यूटिव का मतलब लगातार, डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म आर ऑलवेज सेम, दोज आर कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि यहां है फर्स्ट वाला है 10 - 7 दैट इज 3, 13 - 10 दैट इज 3, 16 - 13 दैट इज 3, 19 - 16 दैट इज ऑल्सो 3। आप किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर को ले लो, आपको हमेशा डिफरेंस वही मिल रहा है जो बाकी और जगह मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एपी। ये एक
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एपी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहां डिफरेंस देखें तो यहां कितने का डिफरेंस है बेटा 5, यहां डिफरेंस डिफरेंट हो गया मतलब बदल गया, तो इसका मतलब ये एपी नहीं है, दिस इज नॉट एन एपी। यहां अगर बात करें तो कितने का डिफरेंस है 1 का, देन 2 का, विच मींस इट इज नॉट आल्सो एन एपी। है ये तीनों प्रोग्रेशन, ये तीनों क्या है प्रोग्रेशन है, लेकिन अगर हम बात करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो वो केवल केवल कौन सा है, फर्स्ट वन है। क्यों है, क्योंकि इन दैट प्रोग्रेशन डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर ऑलवेज सेम, दैट्स व्हाई दिस इज एन एपी। क्लियर है ना? तो लिखते हैं अपन, लिखो पहले प्रोग्रेशन लिखो, लिखो a sequence of numbers which is having a pattern comma is called progression, is called progression। ये तीनों एग्जांपल लिख लो फास्ट। नेक्स्ट हेडिंग लिखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एपी। इसमें लिखो अ प्रोग्रेशन इन विच difference of any two consecutive term are always same, comma is called arithmetic progression। और इसमें हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यू कैन सी हियर फर्स्ट एग्जाम्पल तो ऑलरेडी है, सेकंड एग्जाम्पल। अच्छा ये बात ध्यान देना, डिफरेंस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव टर्म, लगातार टर्म्स का डिफरेंस, लेकिन लगातार टर्म का डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करना है, बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करना है, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। जैसे कि यहां हमने किया है, सी हियर 10 minus 7 that is 3, 13 minus 10 that is 3, 16 minus 13 that is 3। ऐसे ही 12 minus 17 minus 5, 7 minus 12 minus 5, 2 minus 7 minus 5, minus 3 minus 2 that is minus 5। तो हमेशा सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को ही माइनस करना है। सक्सीडिंग टर्म का मतलब बाद वाली टर्म, प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाली टर्म, सिंपल सी बात है। ठीक है,
तो अभी आपको जो बोर्ड पर एग्जांपल्स शो हो रहे हैं ये सभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जांपल्स हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म मस्ट ऑलवेज बी सेम। सिंपल सी बात। ओके, अब जब हम ये सीख चुके हैं कि व्हाट इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इससे रिलेटेड और क्या क्या बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। जैसे पहली बात ये कि द नंबर्स रिटन इन एपी आर कॉल्ड एलिमेंट और टर्म्स ऑफ एपी, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट वाले में, इन द फर्स्ट एग्जांपल क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है, व्हाट इज फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म बताएंगे 7, सेकंड टर्म बनेगा 10, थर्ड टर्म। तो इस तरह से हम एपी के जो नंबर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जनरली टर्म्स कहते हैं या एलिमेंट्स कहते हैं। सिंपल सी बात है ना, कोई डाउट नहीं इसमें। नेक्स्ट है बेटा, जनरली टर्म्स ऑफ a progression are given by A1, A2, A3, A4 and so on, AN तक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो एक प्रोग्रेशन के टर्म्स होते हैं उन्हें हम A1, A2 बोलते हैं। A1 का मतलब क्या माना जाएगा, A1 का मतलब माना जाएगा फर्स्ट टर्म, ठीक है। A2 का मतलब क्या होगा, सेकंड टर्म, है ना। A3 का मतलब क्या होगा, थर्ड टर्म। इस तरह से A10 का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीन ऑफ A10, A10 इज मींस 10th टर्म, है ना। व्हाट इज A20, दैट इज 20th टर्म, है ना। इस तरह से तो ये जो A1, A2, A3 है इसको समझो कि ये क्या बता रहा है। A1, A2, A3 आर द टर्म्स ऑफ एपी या प्रोग्रेशन, कुछ भी कह दो, है ना। A1 से फर्स्ट टर्म समझना चाहिए, A2 से सेकंड टर्म समझना चाहिए, A3 से थर्ड टर्म समझना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज डिनोटेड बाय ए। किससे डिनोट करते हैं, ए से। जैसे कि फर्स्ट एपी में ए की वैल्यू क्या है 7, सेकंड एपी में ए की वैल्यू क्या है 17, थर्ड में ए की वैल्यू क्या बनेगी, सिंपल सी बात है, जो फर्स्ट टर्म है एपी का वही क्या है, ए है, सिंपल सी बात है ना। नेक्स्ट, क्योंकि किसी भी एपी में कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा सेम होता है ना, तो उस डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। कॉमन यानी सभी के लिए, ठीक है। तो क्योंकि एपी में सभी कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होता है तो उसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और वो कॉमन डिफरेंस क्या कहलाता है, डिनोट होता है डी से। कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज डिनोटेड बाय डी, ठीक है। तो फर्स्ट केस में डी की वैल्यू क्या बताएंगे अपन, 3 बताएंगे क्योंकि सब जगह डिफरेंस 3 आ रहा है। सेकंड केस में डी की वैल्यू क्या बताएंगे, -5। थर्ड केस में डी की वैल्यू क्या बताएंगे, 4/7। सिंपल सी बात है ना। तो फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। ये सब बातें हमें बेसिक तौर पर किसी भी एपी के लिए या प्रोविजन के लिए समझ में आनी चाहिए। कोई डाउट है यहाँ पर, हर्षौर क्लियर है सब चीजें, है ना। तो इनको लिखने की जरूरत है क्या, या समझ गए, याद रख लोगे, लिख रहे हो, लिखो। ओके, एक बार वापस डिस्कस करते हैं। ये जो आपको फर्स्ट एपी नजर आ रही है इसमें ए की वैल्यू क्या है 7, डी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू
3। सेकेंड केस में ए की वैल्यू 17 और डी की वैल्यू, थर्ड केस में ए की वैल्यू -1/7 और डी की वैल्यू 4/7। इज इट क्लियर? ठीक है ना। चलिए, तो किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, अभी तक जो पढ़ा उस पैटर्न पर किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये रहेगी कि विच ऑफ फॉलोइंग प्रोग्रेशंस आर एपी। ठीक है, इनमें से कौन से प्रोग्रेशन एपी हैं? जैसे कि पहला लिखा मैंने यहां पर 7, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। हमें चेक करना है ये एपी है कि नहीं है। तो इसका आंसर आप बता ही सकते हो। आई थिंक सबको पता है इसका आंसर क्या है। ये एक एपी नहीं है। आपने आंसर तो डिड्यूस कर लिया, लेकिन लिखेंगे कैसे उस चीज को समझते हैं, है ना। अगर हमें ये डिक्लेयर करना है कि ये एपी नहीं है, तो हमें कोई भी दो डिफरेंस जो है वो निकाल करके उन्हें अनइक्वल दिखाना होगा। तो जैसा कि हमने समझा ही था कि इसको हम किससे डिनोट करेंगे, A1 से। इसको डिनोट करेंगे A2, ये होगा A3, ये A4 और ये A5। तो अपन शुरू से शुरू करते हैं कि पहले A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। तो A2 माइनस A1 कितना है, 10 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट फिर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 दैट इज 15 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 5। क्या ये दोनों सेम आए? नहीं आए। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सो इट इज नॉट AP। ये AP नहीं है। तो बता तो आपने दिया था कि AP नहीं है। लिखने का तरीका क्या होगा वो मैं यहां पर आपको दिखा रहा था। ठीक है, ऐसा ही मान लो एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, जिसमें अपने पास है 17, 20, 23, 26, 29 एंड सो ऑन। तो अपन क्या बता सकते हो, ये एपी है कि नहीं है? इज इट एन एपी और नॉट? है ना ये एपी। तो अब अपन डिक्लेयर तो कर चुके हैं, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? तो वही तरीका, सबसे पहले निकालते हैं अपन A2 माइनस A1। क्या लिखेंगे, 20 माइनस दैट इज इक्वल टू, फिर A3 माइनस दैट इज इक्वल टू 3, फिर A4 माइनस A3 दैट इज इक्वल टू 26 माइनस 23 इक्वल टू 3, और आगे लिख देंगे एंड सो ऑन। यानी कि आगे भी हमें यही मिल रहा है। कम से कम 3 डिफरेंसेस तो दिखाने पड़ेंगे, है ना। तो 3 डिफरेंसेस हमने दिखाए और तीनों डिफरेंसेस कैसे आए, सेम आए। तो हमने आगे अपने आप ही ऑब्जर्व करके बता दिया कि आगे भी ऐसा हमें मिल रहा है। तो हम आगे क्या कह सकते हैं, सिंस डिफरेंस ऑफ consecutive terms, any two consecutive terms are same, so it is AP। ये एक AP है। तो अगर AP है तो हमें वहां पर 3 या जो भी पॉसिबल है डिफरेंसेस निकाल करके हमें शो करना पड़ेगा। और अगर AP नहीं है तो 2 डिफरेंसेस निकालने से काम हो जाएगा, क्योंकि हमें अगर 2 डिफरेंसेस अनइक्वल बता दिए तो हम इजीली डिक्लेयर कर सकते हैं कि गिवन प्रोग्रेशन AP नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत सिंपल सी बात है ना। अब जब ये AP डिक्लेयर हो चुका है, तो मैं इसमें पूछूं आपसे A की वैल्यू कितनी है, तो क्या बताओगे, 17। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D हियर, 3। समझ में आ रहा है सभी? कोई डाउट इसमें? इजीली चेक कर सकते हैं ये सब चीजें, है ना। तो लिखिए आप ये क्वेश्चन। चलिए, अब कुछ प्रैक्टिस आपके थ्रू करवाता हूं। अब आपको एक ओरली डिड्यूस करना है कि गिवन जो है, गिवन प्रोग्रेशन AP है कि नहीं है। जैसे कि यहां मैं लिखता जा रहा हूं, आप देखें और मुझे बताना कि AP है या नहीं है।
मैंने यहाँ पर कुछ प्रोग्रेशंस आपके सामने लिखे हैं, हमें बारी बारी सबके लिए ये डिस्कस करना है कि ये एपी है या नहीं है, राइट? बताइए, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द सी पार्ट? इट इज एपी और नॉट? इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि -3 का डिफरेंस 3 के साथ करेंगे तो -6 आएगा, और 3 का डिफरेंस -3 के साथ करेंगे तो 6 आएगा, एंड -6 and 6 आर डिफरेंट। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट एन एपी। समझ में आया क्या? हमेशा बाद वाली में से पहले वाली को टर्म को माइनस करना है ना, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करेंगे अपन। डी वाला एपी है क्या? डी वाला एपी है, आर यू श्योर? ठीक है, तो ए की वैल्यू बताओ इसमें, और डी की वैल्यू 0। समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट, ई वाला एपी है क्या? नहीं है, आर यू श्योर? A2 - A1 कितना आ रहा है? 21। A2 - A1 कितना आएगा? 21। A3 - A2 कितना आएगा? -42। इतना तो ओरली कैलकुलेट कर सकते हो, इसके लिए ना तो फिंगर को यूज करने की जरूरत है ना पेन को यूज करने की जरूरत है। -28 - 14 दैट इज इक्वल टू व्हाट? -42, है ना? इतना पोर्शन तो आपको ओरली करना आना चाहिए। तो इट इज नॉट एन एपी। एफ की बताओ, एफ एपी है क्या? इज इट एन एपी और नॉट? कितने लोग यस कह रहे हैं? कह रहे हो तो फिर कॉन्फिडेंटली कहो कि हाँ एपी है, और कितने लोग नो कह रहे हैं? अच्छा, नो कहने का क्या रीजन आपके पास में? तो क्या हो गया? रूट वाले टर्म एपी नहीं हो सकते, ऐसा कहीं लिखा हुआ है? तो क्या हुआ? क्यों नहीं? अगर मान लो ये 2 हो भी गया, मैं इसको 2 लिख भी सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके 2 के होने की वजह से ये गलत क्यों हो गया? मतलब ये रीजन सही नहीं है कि रूट वाले टर्म के बीच में एक नॉन रूट वाला टर्म आ गया इसलिए एपी नहीं है। ये रीजन सही रीजन नहीं है। हाँ, देखो सीधी सी बात ये समझो, पक्का ये एपी नहीं है। आई एम ऑल्सो सेइंग दैट कि एपी नहीं है, लेकिन रीजन को क्लियर करना पड़ेगा। √3 - √2, है ना? एक डिफरेंस ये है, इसको ज्यादा सोल्व कर सकते हैं क्या अपन? इससे ज्यादा सोल्व कर पाएंगे A2 - A1 को? जैसा था ये लिख सकते हैं √3 - √2, और A3 - A2 को क्या लिख पाएंगे बेटा अपन? √4 मतलब 2 माइनस √3। अब हमें बस ये चेक करना है कि ये दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या। तो डेफिनेटली ये दोनों इक्वल कभी भी √3 - √2 कांट बी इक्वल टू व्हाट? 2 माइनस √3। अगर ये इक्वल होना होता तो ये किसी न किसी तरह से सोल्व होके इक्वल बन जाते। मैं इसे और सोल्व कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। इसे और सोल्व कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना। दो नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो तो उन्हें इक्वल तभी कहेंगे जब वो इक्वल दिखेंगे, अदरवाइज कैसे हम उन्हें इक्वल कह सकते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पे, क्या 2/7 और 2√5/7√5 ये इक्वल नंबर है क्या? आर दिस इक्वल और नॉट? अब आपने इनको इक्वल क्यों कहा पता है आपको? क्योंकि इनका सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा, या इसको भी थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर दे, ये कर देते हैं चलो। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा? 2/7, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा? तो सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के बाद तो ये सेम दिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर भी आपस में क्या है? इक्वल है। लेकिन ये दोनों ऑलरेडी किस फॉर्म में है? सिंपलेस्ट फॉर्म में है। लेकिन क्या दोनों इक्वल दिख रहे हैं? तब भी नहीं दिख रहे हैं, सेम नहीं दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है दीज आर नॉट इक्वल, है ना? तो दीज आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई मींस इट इज नॉट एन एपी। ये एपी नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो एपी नहीं था। जी एपी है क्या? देखो जी वाला, इज इट एन एपी? जी पार्ट एपी है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे इसका डिफरेंस कितना आ रहा है और इसका आंसर, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये एपी है। यहां A2 - A1 करते हैं। A2 कितना है?
और a1 कितना है? सो यू मस्ट रिमेंबर रूट 8 कैन बी रिटन एज 2√2। रूट 8 को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? -√2। 2√2 -√2 कितना होगा? इस बात पे तो कोई डाउट नहीं होगा, क्लास 9 से ही अपन ने पढ़ना सीख लिया था ये चीजें तो, है ना। a2 - a1, a3 - a2 इज इक्वल्स टू